हेलो गाइज, ट्रिनिटी आइस क्लास में आपका स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम पीवाई क्यू सीरीज और प्रश्नों का बौछार 110 की गारंटी। बस आप लोग क्या कीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज जो है उनको भी फायदा हो जाए। जो गाँव बच्चे जुड़े हैं, जो संभव नहीं है उनको आना कहीं बाहर में, तो आजकल ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो आप लोग उनको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, अभी देखते हैं क्या है पिटारे में मेरे, किस टॉपिक का प्रश्न है। अच्छा, पिटारा में प्रश्न आ गया है, मौर्योत्तर काल में कुछ स्थापत्य कलाएं की निम्नलिखित में किस उभरधार मूर्ति शिल्प, ये आईएएस का प्रश्न है। ये रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रानो अशोका यानी राजा अशोका भी नामोल्लिखित हुआ है। वर्तमान में खोजा गया है, लेटेस्ट है ये, और ये इसने आईएएस ने सवाल पूछ दिया इसमें। तो सभी लोग आंसर बताइए इसका। कंगनहली, शहबाजगढ़ी, सांची और सहगौरा। सहगौरा लेख जो है इसमें क्या मिलता है? सहगौरा लेख में क्या मिलता है? कहानी है, और अकाल के समय में ये याद है, सहगौरा लेख में अकाल के समय भंडार बनाने की उल्लेख मिलता है। और सहगौरा अभिलेख में ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है अभिलेख। सांची अभिलेख अशोक ने बनवाया था, और शहबाजगढ़ी अभिलेख जो था ये खरोष्टी लिपि में था। तो बताइए किस अभिलेख में मिलता है रानो अशोक का नाम? कंगनहली में। कंगन आईएएस का प्रश्न है, कर्नाटक में है ये। अभी आईएएस का प्रश्न था, लेटेस्ट 2-3 साल पहले ये प्रश्न पूछा है ये कंगनहली के बारे में। किस अभिलेख में अशोक का नाम व्यक्तिगत रूप से उल्लेख मिलता है? कलसी अभिलेख, रुमनदेव अभिलेख, विशिष्ट कलिंग राजादेश या मास्की में? कलसी अभिलेख कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। रुमनदेव अभिलेख कहाँ पे है? रुमनदेव अभिलेख जो एक धार्मिक कर के रूप में अभिलेख था, ये धार्मिक कर, आर्थिक कर का अभिलेख था ये, जिसमें टैक्सेशन जो था वो 1/8 कर दिया गया। ये अभिलेख कहाँ पे स्थित है? लुम्बिनी में ही, इनके जन्म स्थल पे। जब भ्रमण करने गए थे तो रुमन देवी स्तंभ अभिलेख उन्होंने खुदवाया था। क्या होगा इसका? मास्की में नाम आएगा इसका। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? बताइए। मातृ अभिलेख, 13वां शिलालेख, रुमनदेवी स्तंभ लेख और मास्की लघु शिलालेख। जल्दी बताइए। मास्की के लघु शिलालेख में। अच्छा, 13वें शिलालेख में क्या क्या मिलता है बताइए? फेमस क्या चीज है यहाँ पे 13वें शिलालेख में? अच्छा, और अपने पड़ोसी देशों की चर्चा करता है, पड़ोसी राज्य के रूप में कुछ देशों की चर्चा करता है, जिसमें संगम राज्य की चर्चा करता है, याद है? दूसरे और 13वें अभिलेख में उसने अपने कुछ संगम राज्यों की चर्चा करता है जो पड़ोसी देश के रूप में था। किस किस का? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और श्रीलंका के ताम्रपर्णी का भी उल्लेख करता है ये। और 13वें शिलालेख में 5 यवन राज्यों का भी उल्लेख करता है, याद है ना?
5 युवन राज्य, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख मिलता है? अब बताइए। गुर्जरा में मिलता है। सारनाथ अभिलेख में क्या है? 2 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक ने धमकाया है। धमकी ये दिया था कि संघ वेद में यदि आप विद्रोह करेंगे तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वो 2 अभिलेख कौन से थे? ब्रह्मगिरी कर्नाटक में पड़ता है, लघु शिलालेख। जल्दी बताइए। 2 अभिलेख है वो, सारनाथ और सांची। 2 अभिलेख में संघ भेद के खिलाफ, संघ भेद, बौद्ध संघ भेद के खिलाफ कहता है कि यदि आप लोग संघ भेद करेंगे तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, यानी संघ भेद के खिलाफ। अशोक के रुमंदेय स्तंभ अभिलेख संबंधित है किससे? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, प्रथम उपदेश से या शरीर त्याग से? रुमंदेय अभिलेख। रुमंदेय अभिलेख किससे संबंधित है? अरे लुम्बिनी में पड़ता है तो जन्म हुआ ना वहां पे, क्या जन्म स्थल है ना। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको? बोध गया में। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गुजरात लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है? गुर्जरा। ये कहाँ मिलता है बताना है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में या बिहार के चंपारण जिले में? हाँ बताइए जल्दी। मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। चंपारण जिले में 3 अभिलेख है, लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज और नंदनगढ़ और नंदनगढ़ और रामपुरवा अभिलेख। इसी रामपुरवा अभिलेख में नटवा बेल की चर्चा की गई है। रामपुरवा अभिलेख, नटवा बेल, जो कलकत्ता के म्यूजियम में रखा हुआ है। ये केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो कौन सा अभिलेख है? मास्की लघु शिलालेख बुद्ध शाक की चर्चा करता है, अशोक की बात करता है। कीन स्तंभ कोई स्तंभ नहीं है। रुमंदेय अभिलेख जाता है ना, यात्रा करता बताता है कि अशोक है हम, तभी तो टैक्सेशन कम कर रहे हैं। क्या होगा? रुमंदेय अभिलेख। कालसी अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? कालसी क्यों प्रसिद्ध है? कालसी क्यों प्रसिद्ध है बताना है आप लोगों को। अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। अच्छा, गुप्तकालीन मंदिरों का नाम बताइए कुछ। पहली बार मंदिर स्थापत की चर्चा यही मिलती है। देवगढ़ और घुमरा और भीतरी।
उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख जहाँ से प्राप्त हुए हैं, काल से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? देहरादून से। यूके का प्रश्न था ये, उत्तराखंड का प्रश्न था ये। कहाँ पर था? यूके का प्रश्न था। कलिंग युद्ध का विजय, क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया? 1, 2, 12 और 13। किसमें? 13वें शिलालेख में किया गया है। उसने कलिंग विजय किया था और कलिंग विजय के बाद उसके मन में ये आया कि अब ये जो हत्याएं हो रही है, मानव क्षति हो रहा है, उसके मन में भी क्या होगी? व्याप्ति आ गई और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कलिंग का वर्णन, प्रश्न रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। हमें ज्ञात होता है कहां से? 13वें शिलालेख से। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित, यानी किसकी? क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? आजकल चर्चाएं में रहती है वो, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। अब ये टॉलरेंस की बात करेंगे तो कहाँ मिलती है, किस अभिलेख मिलता है वो? हाँ, किस अभिलेख में? ये 12वें अभिलेख में मिलता है। उसमें कहा कि बड़ों के प्रति सम्मान कीजिए। हाँ, महामात्र के दौरा की बात किया कि जाके देखे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। हर धर्म के लोगों के प्रति था ये बात। निम्नलिखित में से किस स्थान से अपनी प्रजा इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय की महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति करता है, अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वो अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये किस अभिलेख में बात किया है इसने? किसने कहा है? यही, इसलिए धार्मिक सहिष्णुता की बात 12वें शिलालेख में करते हैं हमने कि अपनी भक्ति ज्यादा नहीं करना है। आईएएस का प्रश्न है ये, आईएएस का प्रश्न है ये। अशोक जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताता है वो कौन सा अभिलेख है? संगम राज्य के बारे में बताता है। चर्चाएं किए जस्ट अभी पहले हम। सेकेंड और 13वें अभिलेख में संगम राज्य की चर्चा करता है। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी जो श्रीलंका का था। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं हुआ है? बताइए। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, सतवाहन का नहीं हुआ है। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र चर्चा कर दिया उसने, और एक दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर दिया उसने, श्रीलंका की बात कर दिया। सतवाहन की चर्चा नहीं। सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सीमुक था। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक का राजनयिक संबंध था, कहाँ का शासक था बताना है। टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ सा का शासक था बताइए। और सभी का जिक्र किया है अपने अभिलेख में, 13वें शिलालेख में 5 यवन राज्यों का जिक्र किया है, जिसमें सीरिया के शासक का जिक्र किया है, अंतियोक का जिक्र किया है, अंतियोक का जिक्र किया है। मकदूनिया के शासक का भी जिक्र किया है उसने, मकदूनिया के शासक का भी जिक्र किया है। मग का सीरियन का शासक था मग। कौन था? मग।
उसका नाम था मगध, इसके शासक का जिक्र किया है। ये 13वें शिलालेख में किया है। 5 यवन राजाओं का जिक्र किया है, और उसमें उसने मिस्र के शासक का जिक्र किया है टॉलमी फिलाडेल्फस के रूप में। अशोक के समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था बताइए? तुर्मै, हाँ तुर्मै जो टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था, तुर्मै जो था मिस्र का शासक था। वो सीरिया शासक कौन था? उससे समकालीन जिक्र करता है, जस्ट बताए थे, एंटियोक, अंतियोक बोलते हैं, एंटियोक। मकदूनिया का शासक था अंतिकीनी। लिख देते हैं, रुकिए, अंतकीनी। किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजनीतिक संबंध थे? मौर्य साम्राज्य। इसलिए मौर्य साम्राज्य एक पढ़ना है मेंस का टॉपिक विदेश नीति, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनाई थी, जो राजनीतिक संबंधों के माध्यम से या वैवाहिक संबंधों के माध्यम से या कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से। और अशोक ने भी अपनाया था, लेखों में चर्चा भी किया है कि हम तो कल्याण करेंगे अपने देश में ही, साथ में पड़ोसी देश में भी कल्याण करेंगे। याद है ना? इसे दूसरे शिलालेख में मेंशन किया उसने, और कहा कि जब तक पड़ोसी सही रहेंगे तभी आपका देश सुरक्षित रहेगा। उसी चीज को आज फॉलो किया जाता है हम लोग यहाँ। गुजराल डॉक्ट्रिन जो आया था विदेश नीति भारत में, वही था कि पड़ोसी को मजबूत करना है। अशोक का धर्म का मूल संदेश क्या था? इसमें वफादारी की बात नहीं करेगा वो, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये तीनों करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ये सवाल बीपीएससी ने पूछा है। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी? कहा कि जो हमारे किचन में जो पशु हत्याएं होती थी वो कम कर दिया था। वो कौन सा अभिलेख था बताना है। कौन सा शिलालेख था? फर्स्ट में शिलालेख में कहा कि पशु बलि पे प्रतिबंध लगाई, हत्या पे, और किचन में जो पशु हत्या होती थी उसको भी कम कर दिया था। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश था? और जस्ट बताया है यहाँ। कौन सा होगा? जो पड़ता है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। हिंट्स दे दिया आप लोगों को। सौगरा ताम्र, अशोक का रुमनदेव स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति और महरौली स्तंभ लेख। ये पड़ता है कहाँ? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। और महास्थान एक अभिलेख था जिसमें संकटकालीन की बात की गई है। महास्थान बांग्लादेश में है। हाँ, सौगौरा है। महास्थान जो बांग्लादेश में, इसमें भी संकटकालीन के समय सौगौरा ताम्रपत्र गोरखपुर में है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है भाई? समुद्रगुप्त के ना। इसके लेखक कौन थे?
हरि से। चंद्र का महौली स्तंभ अभिलेख से क्या जिक्र होता है? जब बंग राजा को हरा के आया था वो, तो चौली में महरौली में स्तंभ अभिलेख बना हुआ है, और आज तक जैसे था वो लोहे का स्तंभ पूरा, तो जंग तक नहीं लगा। किस काल का है? गुप्त काल का, चंद्र प्रथम। ये गुप्तकालीन अभिलेख है। अशोक ने कलिंग को मोरसाना से जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत की जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था। कूट का प्रयोग करते हुए इसका आंसर दीजिए। ये सर्सन रीजन का प्रश्न है। तो जब यहां से चलेंगे तब यहां आएंगे, दक्षिण भारत में आ जाएंगे हम। जब इस पे हम आक्रमण कर लेंगे उड़ीसा पे, तो उड़ीसा से बगल सटा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट बोले? आंध्र प्रदेश। तो दक्षिण जाएंगे कि जाएंगे? बताया कि भाई हम जीत लेंगे तो जाएंगे वो, और दक्षिण में गया नहीं तो अभिलेख कहां से खुद गया? उसके अभिलेखों से पता चलता है कि उसका शासन कहां से कहां तक था। सबसे बड़ा साम्राज्य था उसका, कर्नाटक यहां तक था नहीं। मास्की ब्रह्मगिरी अभिलेख मिलता है, तो दोनों सही है इसका है? भाई क्यों जीतेगा कलिंग? क्या मतलब है जीतेगा उसका कलिंग जीतने का? उसके दिमाग में था कि हमको बनना है सम्राट, तो हम दक्षिण जाएंगे कैसे? अब बिंद पर्वत से जाना बहुत कठिन था वो, पता है ना। सोचा कि क्यों ना हम समुद्र रास्ते, नदी रास्ते पहुंचे वहां। चलिए इसके बताइए। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पे भूदान नहीं दिया था। भूदान, अब भूदान के विरुद्ध किसको ने विद्रोह किया था? क्या होगा इसका स्टेटमेंट सही? कौन सही होगा कौन गलत होगा यह व्याख्या करता है या नहीं? तो भूदान का प्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? धार्मिक आधार पे। भूमिदान का सबसे पहले सतवाहन ही देंगे भूमिदान पे, इसीलिए लिखा है धार्मिक आधार पर भूमिदान नहीं दिए थे उन्होंने अपने सैनिकों को, राजघरानों को, अधिकारियों को दिया था भूमिदान, धार्मिक आधार पर नहीं दिया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा गलत है, विद्रोह कहाँ हुए इसमें? तो ए सही है, आर गलत है। और धार्मिक आधार पे भूमिदान की जो प्रथा थी, भूमिदान की जो प्रथा थी वो सतवाहन काल में था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्र मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, जो किसका राजदूत था? किसका राजदूत था? टिकटर था ना, ठीक है। आप प्रश्न पूछ दिया, देखिए बीपीएससी ने। सेल्यूकस दूत था किसका? मैग्स्थनीज दूत था किसका? निकटर का था, चंद्र मौर्य दरबार में आया था। ऐसे पुस्तक लिखा था ना, क्या लिखा था पुस्तक का नाम? नहीं, मैग्स्थनीज इंडिका।
किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? इजी प्रश्न। मौर्य के समय में। हर्षवर्धन समय कौन आया था? वेनसंग आया था। मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन किस रूप से किया गया है? उल्लेख किया है, किस में किया गया है विभाजन? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 7 अंग मिले हैं राजा के, इसका लास्ट अंग मित्र था। हाँ बता रहे हैं, सही है आंसर आपका। मेगास्थनीज की इंडिका में ही 7 जातियों का उल्लेख किया उसने, जिसमें दार्शनिक का, किसान का, कृषक का, और इसी में उसने कहा कि दास प्रथा नहीं है। हाँ, दास प्रथा की वर्णन करता है कौटिल्य का शास्त्र। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा है? 7। किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासी नहीं था? कौटिल्य मांगे राजा के 7 अंग। हाँ तो इंडिका में मारेंगे। बताइए किसने कहा था कि दासी नहीं है? किस पुस्तक में उल्लेखित है वो? कहा कोई दासी नहीं यहाँ पे, जबकि सबने दास प्रथा का उल्लेख किया। वो समझ ही नहीं पाया होगा, गांव में घुमा होगा, देखा वो काम कर रहा है लोग, तो भाई मजदूर समझा होगा। वो क्या जानता कि वो दास के रूप में काम कर रहा है, बेगारी प्रथा कर रहा है, वो पकड़ के रखा गया उसको। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्ग में उल्लेखित है। ये प्रश्न फिर रिपीट कर गया तो हाँ, वर्गों में वैसे नहीं बात कर रहे हैं, 7 वर्ग इसलिए बोला गया है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए क्या दंड दिया जाता था? बताइए। सामान की कुर्की जब्ती कर लेंगे आपका, हम कारावास देंगे, मृत्युदंड देंगे, जैसे कोई नहीं। मृत्युदंड की बात की गई थी। हाँ तरीके थे अलग अलग, एक कॉमन था। 7 जाति का जो जिक्र किया है इंडिका में, वो जाति का नाम बताएंगे आप लोग? अभी याद आ गया कि बता ही दे आप लोग को। 7 जाति का नाम बताइए आप लोग, 7 कास्ट का नाम बताइए। दार्शनिक होगा पहला, दूसरा कृषक की बात किया उसने, तीसरा और सोचिए मन से, कारीगर भी तो होगा, कारीगर का भी जिक्र किया उसने, पशुपालक का जिक्र किया उसने, और सोचिए खुद से, कारीगर का जिक्र किया उसने, योद्धा का जिक्र करेगा, सैनिक भी था, योद्धा का जिक्र करेगा, योद्धा, निरीक्षक का जिक्र करता है, एक जाति भी बताया गया, और एक सभासद, सभासद का जिक्र करता है। इस 7 सभासद बोले सभा में रहने वाले लोग, अधिकारीगण लोग। वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन किया गया है, उसका नाम बताइए आप लोग। दिव्यादंड, इंडिका, अर्थशास्त्र, अशोक का लेख। इंडिका में ही किया इसने, पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख किया। क्या क्या बताया इसमें? कितनी समिति, कितने मेंबर? 4 समिति, टोटल 30 मेंबर होने हैं, याद रखिएगा 30 मेंबर होने हैं। 5 समिति, हर में 6 मेंबर ना था ना।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।